जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देश तक डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, जो लोग वीडियोस को पहली पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश नहीं अपितु यहाँ पर विनती भी है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक रिलायबल, एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड हो सके और आप एक राइट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं वो पर्सनली डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पर बनाया गया है, या डिफेंस के जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए बनाया गया है। यानी कि उनके कुछ डाउट्स रह गए हैं, उनको क्लियर करने की यहाँ पर बातचीत रहेगी। जो वंचित रह चुके हैं, यानी कि जिनका ट्रिब्यूनल में एएफटी के अंदर केस चल रहा है डिसेबिलिटी को लेकर, उसको समझने की यहाँ पर जरूरत है। दोस्तों, उन्हीं डिफेंस पर्सनल के डिफेंस जो डिसेबिलिटी एंटाइटलमेंट्स है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जीएमओ 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजमेंट उनमें आ चुका है। आज मैं उन्हीं सभी डिफेंस पर्सनल के लिए जो हमारे डिफेंस के देशभक्त हैं, चाहे वो बॉर्डर में ड्यूटी दे रहे हैं सीमाओं में, या काउंटर इंसर्जेंसी के अंतर्गत ड्यूटी दे रहे हैं सीआई ऑपरेशन इलाके में, या सीआई सिटी में ड्यूटी दे रहे हैं, या फील्ड में, बॉर्डर में, या पीस इलाके में, कहीं पर भी आप अपनी ड्यूटी दे रहे हो और देश सेवा दे रहे हैं, मैं उन सभी डिफेंस पर्सनल को यहाँ पर सैल्यूट करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उनकी देशभक्ति के लिए मैं यहाँ पर नमन करता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्हीं सभी के लिए आज मैं उन डिफेंस पर्सनल के लिए जो डिसेबिलिटी इंटाइटलमेंट है, डिसेबिलिटी पेंशन है, उन्हीं टॉपिक पर आज हम बातचीत करेंगे और निष्कर्ष करेंगे और एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है, पहले वाले में और अभी में क्या डिफरेंस है, और कितने प्रकार की डिसेबिलिटी इंटाइटलमेंट्स होते हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है हम ऑलरेडी मैं इसकी वीडियोस बना चुका हूं, पहले आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखें, वॉच करें, और आपके डाउट्स सारे उससे क्लियर हो पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आप डिसेबिलिटी एंटाइटलमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन और इम्पेयरमेंट रिलीफ इन सबको समझ पाएंगे। लेकिन कुछ डाउट्स वहां पर रह गए थे और कुछ वहां पर एग्जाम्पल रह गए थे, उसी एग्जाम्पल को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे इम्पेयरमेंट रिलीफ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात करेंगे, यानी कि जो लमसम अमाउंट मिलता है। पिछले वाले वीडियोज में मैंने लमसम अमाउंट को यहाँ पर क्लियरिफिकेशन नहीं किया था, आज उसी को हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप प्रेजेंटेशन में देखें, मेरे हाथ में मोबाइल है, प्रेजेंटेशन मैंने इसमें लोड कर रखा है, उसी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा, हेडिंग में लिखा है इम्पेयरमेंट रिलीफ, यानी कि इम्पेयरमेंट रिलीफ का मतलब है कि आपको यहाँ पर ये अंशदान दिया जा रहा है, यानी कि अनुदान दिया जा रहा है। ये एक रिलीफ है, एक राहत है, ये एक डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। यानी कि आप इसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं कह सकते हैं, डिसेबिलिटी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप इसको एक अनुदान कह सकते हैं, अंशदान कह सकते हैं। यानी कि जिसमें आपकी विकलांगता आ चुकी है उसमें आपको यहाँ पर एक इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा, बट दिस इज नॉट ए डिसेबिलिटी इंटाइटलमेंट्स। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ओवरव्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू को समझ लेते हैं। लिखा है मैंने, इम्पेयरमेंट रिलीफ विल बी गिवन टू दोज पीवीआर मतलब होता है पर्सनल बिलो ऑफिसर्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑब्लिक ऑफिसर्स हु विल डू कंप्लीट सर्विस आई कलर सर्विस, यानी कि वो सभी पीवीआर और ऑफिसर्स रैंक्स जो हैं अगर अपनी कलर सर्विस को यहाँ पर पूरी करते हैं तो वो इम्पेयरमेंट रिलीफ पाने के हकदार होते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर कलर सर्विस से पहले चले जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इनवैलिड कहलाएंगे, यानी कि वो इनवैलिड पेंशन आएंगे। लेकिन उसमें भी शर्त होगी, अगर सीओ कमांडिंग ऑफिसर आपको सेल्टर अपॉइंट देता है, अगर आप उसमें अनविलिंग कर देते हैं तो और उसके बाद जो है आप उसमें इनवैलिड नहीं करार दिए जाएंगे, उसमें भी आपको यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन उसके भी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर शर्तें होती हैं। पिछले वाले वीडियोस में मैंने कुछ क्लियर करी है, लेकिन इस वाले वीडियो में भी कुछ क्लियर करूंगा, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में मैं धीरे धीरे क्लियर करते जाऊंगा। प्लेलिस्ट में ये वीडियोस को डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखना चाहिए मेरे रिटायरमेंट पर्सन भाई हैं, ताकि वो आपस में शेयर कर सकें और उनको बता सकें, डाउट क्लियर कर सकें, हेल्प कर सकें।
आगे पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। द डॉक्टर, सेकंड वाले में आप देखना कि द डॉक्टर मस्ट हैव, यानी कि सेकंड ब्लॉक जो बना रखा मैंने उसमें देखना द डॉक्टर मस्ट हैव डिटरमाइंड ए मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंट ऑफ 20%, यानी कि आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी निर्धारित की जो होनी चाहिए। आपकी डिसेबिलिटी चाहे एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो या एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस हो। एग्रीवेटेड को समझ लेते हैं। एग्रीवेटेड मतलब होता है सेना में रहते हुए, सेना में की गतिविधियों से होने वाली जो बीमारियां आ जाती हैं उनमें जो है एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होता है, यानी कि सेना के कारण हुए। लेकिन एक होता है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, यानी कि सेना में रहते हुए सेना की गतिविधियों से होने वाले चोट फटक में जो है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कहलाया जाता है। यानी कि आपको उसमें चोट फटक लगती है, आपका COFI भरा जाता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भरा जाता है, उससे एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, यानी कि कहने के बाद आपका हाथ टूट गया, बॉक्सिंग में हाथ निकल गया, फुटबॉल खेल रहे थे, चोट लग गई, फटक लगी, BPT कर रहे थे, उसके बाद पाँव मुड़ गया, मोच आ गई और पाँव फ्रैक्चर हो गया, या आप कैमरन पेट्रोलिंग कर रहे थे, या आप जहाज में से कूद रहे थे, या आप फील्ड एरिया में जा रहे थे। फील्ड एरिया में जब भी आप इस मैटर में जाएंगे तो आप उसमें एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस बैटल कैजुअल्टी क्लास होंगे। जब आप किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो ब्रैकेट में बैटल कैजुअल्टी आएगा और वो वार इंजरी कॉल्ड होगा, यानी कि एक बैटल कैजुअल्टी कॉल्ड होगा। अगर युद्ध वाला ऑपरेशन जहां पर गोलाबारी होता है वहां पर वार इंजरी कॉल्ड होगा, यानी कि ब्रैकेट में वहां पर वार इंजरी और बैटल कैजुअल्टी आएगा। लेकिन उसमें भी शर्तें हैं। अगर आप पूरी सर्विस करते हैं तो आपको वार इंजरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन आप वार कैजुअल्टी नहीं, आपको डिसेबिलिटी पेंशन वहां पर वो एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। इसको भी समझना जरूरत है। उसी प्रकार बैटल कैजुअल्टी का अगर सर्विस आप कंप्लीशन करते हैं तो आपको वहां पर वार इंजरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। अगर CO घर भेजता है तो उस दौरान आपको इनवैलिड भेजा जाएगा और बैटल कैजुअल्टी का या आपको डिसेबिलिटी एंटाइटलमेंट डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगा। उसकी बात, उसको भी हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ये शर्त हो रही है डिसेबिलिटी पेंशन का। यहाँ पर 20% यहाँ पर डॉक्टर यानी कि RMB, जब भी आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड बैठता है, डॉक्टर ने आपको असेस्ड किया होना चाहिए, या रिलीज मेडिकल बोर्ड के जो मेंबर्स होने उन्होंने आपको 20% डिसेबिलिटी यहाँ पर असेस्ड किया होना चाहिए। अगर 20% से 19% होता है तो आप इन चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं। 20% ब्रॉडबैंड टू 50% होता है, 50% से ऊपर 51 हो गया तो ब्रॉडबैंड टू 75 होता है। अगर 76 से 1% ऊपर चले जाता है 76 से ब्रॉडबैंड टू 100% होता है। ये सभी PVRs और ऑफसेट रैंक के लिए इक्वल, एक समान होता है। बात करते हैं जो इनवैलिड वाले होते हैं। इनवैलिड, अगर इनवैलिड केसेस में अगर 1% भी अगर डिसेबिलिटी आपको निर्धारित कर रखी है, पॉइंट समथिंग भी आपको डिसेबिलिटी निर्धारित कर रखी है, तो वो आपका 15% से नीचे जो कॉल होंगे वो सारे उसमें क्या होंगे, ब्रॉडबैंड टू 50% होंगे। 15% से ऊपर जितने भी होंगे 30% वो ब्रॉडबैंड टू 100% डिसेबिलिटी कॉल्ड होंगे। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि मेरे को इनवैलिड किया, मेरा 1% है, 0 पॉइंट समथिंग है तो मेरे को यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा या इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगा। इन चीजों से आपको डाउट में नहीं रहना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि आप GMO 2008 और GMO 2023 दोनों पढ़कर कर सकते हैं। दोनों से आप अध्ययन करके इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा द डॉक्टर मस्ट हैव डिटरमाइंड मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंट 20%, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब फोर्थ वाले कॉलम में आप जाके देखो, उसमें लिखा है 20% ब्रॉडबैंड टू 50%, 51 ब्रॉडबैंड टू 75, 76 टू ब्रॉडबैंड 100%। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। दिस इज रिलीफ नॉट अ डिसेबिलिटी पेंशन, लेकिन यह क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यह एक रिलीफ है, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, तो डिसेबिलिटी इंटाइटलमेंट्स मिलता है, उनका सर्विस एलिमेंट्स कॉल्ड होता है। जो नॉर्मल पेंशन जाते हैं उनकी वो सर्विस आपकी सर्विस पेंशन कॉल्ड होती है। जो सर्विस एलिमेंट्स होता है रिकॉनेबल इमोलमेंट्स जो होता है, रिकॉनेबल सर्विस का 30% टू 100% होता है। आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी ये वीडियो आपको समझा रखी है, लेकिन इसमें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा मैंने लिखा डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस या एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज आपको बता दी है। मेरे दोस्तों ओवरव्यू हो गया। अब कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं आगे। जितने भी मेरे देशभक्त डिफेंस पर्सनल भाई देख रहे हैं, चाहे डिफेंस पर्सन के रिलेटिव देख रहे हैं या डिफेंस पर्सन की माता हैं, बहन है या उनके बच्चे देख रहे हैं, आप वीडियोस को जरूर यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को ये वीडियोस पहुंच पाए, अपने डाउट को क्लियर कर पाए।
जितने भी डिफेंस पर्सनल के रिलेटिव देख रहे हैं आप उनको जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, डाउट हो तो क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, लास्ट नाइट जगत सिंह का एग्जांपल रखा जिसकी सर्विस यहाँ पर 17 साल हो गई है। रीजन फॉर डिस्चार्ज यहाँ पर हमने लिखा है कंप्लीशन ऑफ सर्विस एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। ये एग्रीवेटेड भी हो सकता है, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन हम एक नॉर्मल डिसेबिलिटी जो जाते हैं यहाँ पर बेटर कैजुअलिटी नहीं लेंगे, हम नॉर्मल हम यहाँ पर लेंगे एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी हो सकता है। रीजन पर कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो गया, अगर कंप्लीशन नहीं होगा, अगर डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट होगा तो यहाँ पर डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट होगा, लेकिन उन वाले केसेस में यहाँ नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है, और आप कैटेगरी रहेंगे और उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है रिटायरमेंट आने के बाद। आरएमबी असिस्टेड डिसेबिलिटी 20%, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आरएमबी के दौरान आपको डिसेबिलिटी 20% असिस्ट किया होना चाहिए और 20% ब्रॉडबैंड टू हमेशा 50% होता है। आगे मैंने लिखा 100% इम्पेयरमेंट रिलीफ इज इक्वल टू 30% ऑफ लास्ट अलेयस लिखा मैंने, ये गलत हो गया, अलेयस लास्ट समझना है इसको, लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स, यानी कि जो 100% आपको जो इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा वो 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट, यानी कि जिस समय आप रिटायर हो रहे होंगे उस समय की जो आपकी सैलरी बनेगी टोटल एमएस पे, बेसिक पे और क्लास पे, इंक्लूडिंग जिनको ग्रुप पे मिल रहा है, ग्रुप एक्स जो एक्स ग्रेड वाले होते हैं उनको ग्रुप पे भी मिला, चाहे वो एयरफोर्स में है, चाहे वो नेवी में है, चाहे हमारे मिलिट्री के अंदर ईएमई के अंतर्गत हो सकते हैं, व्हीकल मैक हो सकता है, या कोई टेलीकॉम वाले हो सकते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर आरटी के अंदर हो सकते हैं, एडी के अंदर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं जो एक्स वाले होते हैं, जिनको एआईसीटी से अप्रूव्ड हो जाए डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, उनकी सैलरी भी अलग से होती है और यहाँ पर पेंशन में भी वो इंक्लूड होता है और उसी प्रकार डिसेबिलिटी में भी इंक्लूड होता है। इमोलमेंट से देखते हैं, यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं नीचे बेसिक पे प्लस एमएस पे प्लस क्लास पे प्लस ग्रूस एक्स पे, इफ अगर है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पर इंक्लूड मत करना, अगर है तो आपका इंक्लूड कर सकते हो। मैंने ले रखा 39,900 बेसिक पे मिलेगी, 5,200 एमएस पे मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे 600, 450 कुछ भी हो सकता है, आपको जितना मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको जोड़ के जो है 45,700 45,700 यहाँ पर आंसर आ रहा है। उसी प्रकार से अब हम कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ टोटल इमोलमेंट्स फॉर पीआर लिखा मैंने, मिस्टेक हो गई गलत, इसको फॉर आप कर लेना, यह पी बार स्पेलिंग मिस्टेक फॉर, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। 100% डिसेबिलिटी, 30% ऑफ टोटल इमोलमेंट्स फॉर 100% डिसेबिलिटी, यानी कि 100% डिसेबिलिटी जो है जो इमोलमेंट्स निकला है यानी कि सर्विस एलिमेंट्स का 30% यहाँ पर होगा, यानी कि 45,700 हमारा जो जोड़ के निकला वही सर्विस एलिमेंट्स है और जो नॉर्मल जाएगा उसकी वो सर्विस पेंशन कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका 30% होगा, ठीक है, और 45,700 गुणा 30/100 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13,710 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब नीचे रेड में हमने लिखा है इम्पेयरमेंट रिलीफ फॉर 100% डिसेबिलिटी, यानी कि आपको 100% डिसेबिलिटी के लिए इम्पेयरमेंट रिलीफ कितना मिलेगा, 13,710 रुपए पर मंथ मिलेगा। यानी कि आपकी अगर 100% डिसेबिलिटी यानी कि 76 आपके डॉक्टर ने यहाँ पर डिसेबिलिटी निर्धारित कर रखी, तो 76 से ब्रॉडबैंड टू 100% हो जाएगा। वैसे 80% होगा तो ब्रॉडबैंड टू 100%, 100% हो तो 100%, 100% से ऊपर कुछ नहीं, ठीक है ना। इन बातों को समझने आपने जरूर समझना है। उसकी क्या होगी, 13,710 रुपए उसको हर महीने जो है यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। और लेकिन इसमें जो है ईएमओ 2023 में कहीं पर भी जीएमओ के अंदर ये निर्धारित नहीं किया है, यहाँ पर लिखा नहीं है इन्होंने कि इनको इसमें डीए और डीआर मिलेगा, यानी कि डीए मिलेगा, यानी डीआर जो होता है जो रिटायरमेंट पर्सन होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर्ड आ जाते हैं, उनको डीएनएस रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। पेंशन में जो है डीएनएस रिलीफ दिया जाता है। डीए मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, जो कि सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है, इनकी जो सर्विस में है उनको दिया जाता है। बात एक ही है, डीए बढ़ेगा तो डीआर भी बढ़ता है, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर किसी भी 21 सितंबर 2023 का जो लेटर है उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। इम्पेयरमेंट रिलीफ फॉर 50% डिसेबिलिटी, यानी कि 20% ब्रॉडबैंड टू 100%, ये हमने ऊपर से तो 100% डिसेबिलिटी का आपको बता दिया कि इतना मिलेगा, और जो 50% जिसका ब्रॉडबैंड टू 50% होगा उसका ठीक आधा कर लो, उतना मिलेगा,
ठीक है, यानी कि 50% ऑफ टोटल रिकॉनेबल इमोलमेंट्स का हो जाएगा, ठीक है ना। या आप इसका ठीठे आधा कर दो तो उतना आपका ये पेंशन हो जाएगा, लेकिन उसमें डीएडीआर इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जब 2023 से पहले जो रिटायर आए होंगे उनको उसमें डीएडीआर भी इंक्लूड होगा, लेकिन 2023 के बाद रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। 50% डिसेबिलिटी इक्वल टू 13,710 गुणा 50/100, यानी कि 50% की बात हो रही है, ठीक है ना। 50% ब्रॉडबैंड है तो कितना हो गया, 6,855 रुपए पर मंथ हो गया, यानी कि 6,855 जो 50% वाले होंगे उनको इतना इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, पर मंथ मिलेगा, ठीक है। नो डीआर इन जीएमओ एआर जीएमओ 2023 21 सितंबर 2023 के लेटर में 2023 जीएमओ की जो गाइडलाइन है उसमें यहाँ पर कहीं भी जीएमओ का जो ऑर्डर लिखा है तो उसमें कहीं पर भी ये निर्धारित नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं है। अब आगे की ओर समझते हैं, कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ को समझते हैं। कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या होगा, वो एक लमसम अमाउंट होगा, यानी कि आपको लमसम अमाउंट दिया जाएगा, यानी कि जो हम 100% का कैलकुलेशन करेंगे, जो 13,710 रुपए आपको दिया जा रहा था, 13,700 गुणा ये जो कैलकुलेशन होगा, जिस प्रकार से कम्यूटेशन का कैलकुलेशन होता है, यानी कि जब आप रिटायर आते हैं तो उसमें कम्यूट का जो कैलकुलेशन किया जाता है एज के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो उसी प्रकार से इंपेयरमेंट रिलीफ का भी यहाँ पर क्या जाएगा कम्यूटेशन के आधार पर, यानी कि एज के आधार पर जो है आपका जो है इंपेयरमेंट रिलीफ जो है आपको दिया जाएगा, इस आधार पे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि अगर आप लमसम अमाउंट लेते हैं, आपके पास दो चॉइस होंगे, अगर आप इंपेयरमेंट रिलीफ अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो आपके कम्यूटेशन के आधार पर, यानी कि एज के आधार पर, यानी कि जो कम्यूटेशन की आप कम्यूटेशन के टेबल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो स्पर्श की साइट से या DSFW यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमेन से साइट को डाउनलोड कर सकते हैं, या डिफेंस मिनिस्ट्री की साइट से भी आप इसको कम्यूटेशन के टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। एज आपकी मैंने यहाँ पर ले ली कि जो 17 साल सर्विस करके आएगा, नॉर्मली उसकी 37, 36, 35 ऐसे एज हो सकती है, मैंने 37 यहाँ पर ले रखा है, ये कम्यूटेशन टेबल के आधार पर है। 37/100 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 37 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। एज ऑन रिटायरमेंट, यानी कि जिस समय आप रिटायर हो रहे होंगे उस समय आपकी एज कितनी होगी, 37 साल होगी, आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैंने 37 साल ले रखी है, यानी कि एक सिपाही का मैंने यहाँ पर हिसाब किताब ले रखा है। एक सिपाही विदाउट प्रमोशन 17 साल में अगर घर आता है तो उसकी यहाँ पर 39,900 बेसिक पे, या एज मैंने यहाँ पर नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने ताकि आपको अंडरस्टूड हो पाए, मैंने एज के हिसाब से ले रखी है। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 13,710 गुणा 37/100 करते हैं, यानी कि 13,710 मल्टीप्लाई बाई 37 अपॉन 100, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 5,072.70 यहाँ पर आता है, यानी कि 5,072.770 यहाँ पर हमारा आंसर आता है। अब इसको 12 मंथ से, यानी कि 12, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हम इसको 12 महीने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5,072.7 इंटू 12 मंथ्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60,872.4, यानी कि 60,872.4 हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा, यानी कि 60,872.4 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। कैलकुलेट विद कम्यूटेशन वैल्यू, यानी कि कम्यूटेशन वैल्यू के साथ हमारे क्या कम्यूट की जो वैल्यू है टेबल के अकॉर्डिंग आपने उसको कैलकुलेट करना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। फिर भी आप डाउट के, अगर डाउट आपका होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपकी हर डाउट को क्लियर करूंगा, चाहे वो किसी प्रकार की भी डिसेबिलिटी हो, किसी प्रकार का डिसेबिलिटी इंटाइटलमेंट हो, कोई रिटायर पर्सन चले गया उनके भी डाउट हो, या कोई रिटायर पर्सन के जो हमारी जो वीर नारी हैं, जो विडो हैं, उनके भी कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। या कोई सर्विस पेंशन ले रहे हैं, यानी कि उनके बच्चे जो ले रहे हैं, उनके बच्चों को भी अगर डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उनके डाउट्स को मैं क्लियर करने के पूरे एफर्ट करूंगा। इक्वल टू मैंने लिखा है 60,872.4 मल्टीप्लाई बाय 9.26, यानी कि 60,872.4 गुणा 9.26, यानी कि 9.26 क्या है, जिसकी 37 साल एज है,
यानी कि जिसकी 37 ईयर्स एज है, यानी कि किसकी, जो सिपाही जिसने इन्फेंट्री बटालियन के अंदर 17 साल सर्विस करी विदाउट प्रमोशन, अगर 37 साल में रिटायर होता है तो उसकी कम्यूट के हिसाब से कम्यूटेशन टेबल के आधार पर कितना बैठता है, 9.26 बैठता है, 9.26 बैठता है। तो 9.26 के आधार पर कितना आएगा, 5,63,678.424, यानी कि कितना हो गया ये 55,63,678.424, यानी कि ये इतना इनका किसका हो गया, ये लमसम अमाउंट, ये कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ हुआ, ये अंशदान हुआ, ये अनुदान हुआ, ये राहत हुआ, ये रिलीफ हुआ, यानी कि आपको रिलीफ यहाँ पर गवर्नमेंट देगी। तो रिलीफ जो है आपको कितना मिला है, 5,63,679 रुपए लगा लो, राउंड ऑफ करेंगे तो 79 या 80 राउंड ऑफ करेंगे तो इतना एक सिपाही अगर विदाउट प्रमोशन 17 साल सर्विस करके अगर वो डिसेबल्ड हो जाता है, डिसेबिलिटी हो उसकी आ जाती है, अगर वो इंपेयरमेंट रिलीफ पाना चाहता है, पूरी सर्विस करता है, कलर सर्विस करता है, तो उसको यहाँ पर इतना रिलीफ लमसम अमाउंट इतना मिलेगा। और जब आप रिटायर आएंगे तो आपको OROP का बेनिफिट भी पूरा मिलेगा। इन बातों को आपने क्लियर करना है, डाउट को क्लियर करना है, कोई भी ऐसा मत कर देना जिससे कि आपको नुकसान हो। अगर मान लीजिए किसी ने 16 ईयर्स सर्विस करी, ACP हवलदार बन गया, अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, अगर हवलदार बन गया तो उस हवलदारी में अगर वो वहां पर अनविलिंग कर देता है तो उसकी मेडिकल कैटेगराइजेशन तो सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद वो OROP से भी हाथ धोएगा और उसके बाद वो डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं पाएगा, रिलीफ नहीं पाएगा, इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं पाएगा, ये सब चीज का नुकसान उसको झेलना पड़ सकता है। ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे कि आपको नुकसान रिटायरमेंट आने के बाद झेलना पड़े, क्योंकि जवानों को अक्सर इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, बहुतों को नॉलेज होती है क्योंकि फौजी पर्सन ऑलरेडी बहुत सारे एक्टिव होते हैं, तरह तरह के उनको यहाँ पर लेक्चर्स दिए जाते हैं, बताया जाता है, पूछने की उनकी आदत होती है, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाते हैं, उनको ये डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक था यहीं पर अब समाप्त होता है। अगली बार की जो लिबरलाइज्ड यहाँ पर एक लिबरलाइज्ड जो है डिसेबिलिटी इंटरटेनमेंट होता है, लिबरलाइज्ड रिलीफ होता है, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन होती है, इनवैलिड पेंशन होता है, इनवैलिड जो है यहाँ पर इनवैलिड डिसेबिलिटी होती है। अगर किसी को यहाँ पर सनक बाइट हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट में सनक बाइट हो जाता है या डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, उन वाले केसेस में यहाँ पर लिबरलाइज्ड पेंशन मिलती है। एक होता है कंपनसेशन दिया जाता है जिसको, यानी कि जिसकी 100% डिसेबिलिटी होती है उसको अटेंडर मिलता है। वो अटेंडर का कितना अमाउंट है वो भी मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उसको भी बताऊंगा। जब आप हॉस्पिटल हो जाते हैं यानी कि 3 मंथ से अगर ऊपर ज्यादा अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट रहते हैं तो उन वाले केसेस में आपको अटेंडर अलाउंस नहीं मिलता है। अगर आप अटेंडर अलाउंस का जो है स्पर्श के अंतर्गत आपको हर तो समय समय पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने होते हैं और हर वार कैजुअलिटी अलग होता है, तो हर चीज की डिसेबिलिटी की जो गाइडलाइन है GMO की वो मैंने पूरा अध्ययन कर रखा है, पढ़ रखा है उसको। उसके बाद पढ़ने के बाद मैं ये सारे आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियोस को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियोस को कर देना है शेयर। डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लेकर, ना भी हो तब भी यहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं। जितने भी हमारे देशभक्त यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी यहाँ पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।